नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। मैं हूं उमेश कुमार। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। मैं बात करूंगा एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल्स के बारे में। जैसा आप देख पा रहे हैं कि मैं ये एक टॉपिक नोट कर रहा हूं आपके लिए, एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल कहने का तात्पर्य होता है कि मेंडल ने क्या क्या प्रयोग किए थे, कैसे कैसे प्रयोग किए थे। तो मेंडल के प्रयोगों के आधार पर जितने भी प्रकार के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट्स पर, मटर पर, पाइसम सटाइवम पर, उसमें से जो सारांश निकल के आता है, जो रिजल्ट निकल के आता है, उसके आधार पर मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। ठीक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये एक ऐसा वर्ड है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागतिकी के नियम, जो केवल एक्सपेरिमेंट के बेस पर दिया गया है मेंडल के अनुसार। अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो लगभग 14 ईयर्स तक 10,000 प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए थे एक अकेले पी प्लांट पर, उसके आधार पर लॉ ऑफ हेरिटेंस बन जाता है। अर्थात उनके जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसके आधार पर कुछ नियम बन जाते हैं, जिसको लॉ ऑफ हेरिटेंस या वंशागतिकी के नियम के नाम से जानते हैं। इसी को लॉ ऑफ मेंडल के नाम से जानते हैं या मेंडेलियन लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसको मेंडेलियन लॉ के नाम से भी जानते हैं या लॉ ऑफ मेंडल के नाम से भी जानते हैं, मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे सभी आप लोग। ठीक है, मैं ये आगे शुरू करूँ वीडियो, इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले वीडियो अगर नहीं देखें तो पहले वीडियो जरूर वॉच करें। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे कंटेंट इससे रिलेटेड प्रिंसिपल के बारे में मैंने कुछ बातें किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो ये वीडियो शायद समझ में ना आए आपको, इसलिए मैं चाहूँगा कि वो पहले वीडियो ज़्यादा अच्छे से और पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या वंशागतिकी के लाभ में, मेंडेलियन लॉ में या लॉ ऑफ मेंडल्स में क्या क्या नियम बताए गए हैं, क्या क्या नियम बनाए गए हैं। ठीक है, मेंडल के अनुसार 3 प्रकार के नियम बनाए गए थे। उसमें से एक नियम के बारे में चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा, बाकी नियम के लिए मैं और वीडियो आपके लिए पोस्ट करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि मेंडल के जो 3 नियम हैं उसको मेंडेलियन लॉ या लॉ ऑफ मेंडल से लॉ ऑफ हेरिटेंस के नाम से जाना गया है। उसमें से पहला मैं एक्सपेरिमेंट लूँगा यहाँ पर। फर्स्ट जो लॉ के बेस पे ले रहा हूँ वो होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकरी क्रॉस, जिसको एक जनी वंशागतिकी के नाम से भी जाना गया है। तो मैं पहले चर्चा करूंगा मेंडेलियन लॉ के बारे में। वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती जाए। वीडियो शुरू करता हूँ। मैं बात कर रहा था मेंडेलियन लॉ के बारे में। तो मेंडल ने अपने समस्त एक्सपेरिमेंट के आधार पर 3 प्रकार के लॉ दिए थे। सबसे पहला लॉ आता है इसका लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभाविता का नियम। दूसरा लॉ इन्होंने दिए थे, ये होता है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, जिसको हम लोग कहते हैं पृथक्करण का नियम कहते हैं। आप लोगों ने पढ़े होंगे, सुने भी होंगे, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे, इसके कुछ अलग अलग नाम हो सकते हैं। पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, हिंदी में युग्मक की शुद्धता का भी नियम कहते हैं। और उसका जो तीसरा लॉ होता है, जो आपको मेंडेलियन लॉ के रूप में मिलेगा, वो होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्र अपयूहन का नियम कहते हैं। आपने ये नाम भी सुना होगा, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। अगर नहीं सुने हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि जो स्वतंत्र अपयूहन का नियम है, वो स्वतंत्र अपयूहन का नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर आपको आगे मैं डील आउट करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। स्वतंत्र अपयूहन का जो नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ये 3rd लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ मेंडेलियन का 3rd लॉ बन जाता है। लॉ ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये हो गया 3rd लॉ। तो यहाँ पर मैंने 3 नियम का उल्लेख किया है। पहला आता लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा आता लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ
प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं, जिसको पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम के नाम से जाना गया है। और जो तीसरा नियम बनता है इसका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपीहन का नियम। ठीक है, इसको हम एक जनी वंशागतिकी के नाम से देखेंगे। अर्थात एक संकरी क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे हम दो लॉ का वर्णन पढ़ेंगे। दो लॉ का वर्णन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उसमें से पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके बारे में मैं आज विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। इसको बोलते हैं हम लोग प्रभाविता का नियम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये मेंडल ने जितने एक्सपेरिमेंट किए थे, जितने प्रयोग किए थे, उसमें से एक संकर क्रॉस के बेस पे इस नियम को सिद्ध किया गया है। ठीक है, मैंने अभी कहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक संकरणी क्रॉस या मोनोहाइब्रिड संकरण के नाम से जाना गया है। आप पहले ये जान लीजिए और समझ लीजिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जानने से पहले, चूंकि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंतर्गत आता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। इसमें हमको थोड़ा सा चर्चा करना है। व्हाट इज़ फैक्टर, कारक क्या है, किसे हम कारक कहेंगे, ऐसा क्या होगा जिसके माध्यम से हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे। तो मेंडल के द्वारा जितना एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसने स्टार्ट में जितना एक्सपेरिमेंट किया था उसके आधार पर ही तो पता चल गया था कि संतति में जो गुण आते हैं वो अपने जनक से आते हैं। ठीक है, जो गैमेट्स के द्वारा ग्रहण की जाती है। ठीक है, वो जो कैरेक्टर पेरेंट से संतान में आता है वो गैमेट्स के माध्यम से जाते होंगे, ऐसा पहले ही क्लियर हो चुका था मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बेस पे। तो अपने कई एक्सपेरिमेंट के एनालिसिस करने के बाद मेंडल आखिरी में इस रिजल्ट पर, इस निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर पहुंचा था कि जो जेनेटिक कैरेक्टर होता है, आनुवंशिक लक्षण होता है, वो पेरेंट्स से संतान में पहुंचता है, संतति में पहुंचता है। और वो कैसे पहुंचता है, सामूहिक रूप से ना जाकर अलग अलग जाता है। याद रखिए, सामूहिक रूप से ना जाकर अलग अलग जाता है। उन्होंने आगे माना मेंडल ने कि वो जो लक्षण जो जनक से संतान में प्रवेश कर रहा है, वो विशिष्ट इकाइयों या जनकों से उत्पन्न गैमेट्स या जनन कोशिकाओं के माध्यम से संततियों में पहुंचकर विशिष्ट लक्षण को प्रकट करते हैं। मेंडल के इन वंशागत रूप से जाने वाली इकाइयों को ही कारक या फैक्टर कहा गया। क्या कहा गया, कारक या फैक्टर्स कहा गया। इसी फैक्टर्स को आजकल हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया कारक, ये हो गया जीन। जो कारक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, इसी को हम जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके लिए एक आधुनिक संकल्पना प्रस्तुत की गई है कि जीवों में हर लक्षण के लिए एक विशेष फैक्टर होता है, और ये जो विशेष फैक्टर होता है ये हमेशा पेयर मिलता है, पेयर्ड होते हैं, याद रखना, जोड़ी में मिलता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसमें दो प्रकार के कंडीशन आपको मिल सकता है। यदि वो जोड़े समान हो या दो विपर्याय रूपों के लिए हो सकते हैं, जिसमें से दो अवस्था बनेंगी। इसमें एक होता है होमोजाइगस, दूसरा होता है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस कहने का मतलब होता है कि जो कारक जो पेयर्ड होंगे, जोड़े में होंगे, उसमें से एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होगा, तब ये कहलाएगा हेट्रोजाइगस। क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस कहलाएगा, याद रखेंगे। हेट्रोजाइगस मतलब विषम युग्मजी। विषम युग्मजी आपको दिखाई दे रहा होगा, एक कैपिटल टी मैंने लिखा है, एक कैपिटल टी है, ध्यान रखेंगे, एक कैपिटल टी मैंने लिखा है, ये प्रभावी है, डोमिनेंट है, याद रख लीजिए, समझ लीजिए। और ये जो स्मॉल टी मैंने यहाँ पर लिखा है, ये स्मॉल टी अप्रभावी है, रिसेसिव है, क्लियर, समझ लीजिए। ठीक है, एक प्रभावी गुण को दर्शाता है एक कारक, दूसरे कारक अप्रभावी को दर्शाता है, दोनों अलग अलग है, इसलिए हेट्रोजाइगस। और दूसरा होता है जिसमें दोनों या तो फिर प्रभावी हो या दोनों अप्रभावी हो, तो इस प्रकार की स्थिति को हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलेंगे इसको, होमोजाइगस कहेंगे। मतलब एक डबल कैपिटल आपको अलग से दिखाई दे रहा होगा, डबल स्मॉल अलग से दिखाई दे रहा होगा, तो ये होमोजाइगस है, समयुग्मजी कहलाता है। गैमेट्स का जब निर्माण होता रहता है उस समय कारक की जोड़ी टूट जाती है। जब गैमेट्स का निर्माण होता रहता है, कहने का मतलब है जब पेरेंट में जनक कोशिका का निर्माण होता रहता है, जनन कोशिका का निर्माण होता रहता है, उस दौरान ये जो कारक का ये जो जोड़ा है, ये पेयर है, ये पेयर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, टूट कर ही ये कारक युग्मकों में प्रवेश करता है।
गैमेट में जाता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलता है और जाकर एक जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण कारक फिर से जोड़े में व्यवस्थित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा सवाल कर सकते हैं और समझना चाहें, कई बार ऐसा बच्चे सवाल कर लेते हैं हमसे कि अगर कारक हमेशा जोड़े में है तो संतान में एक जोड़ा पेरेंट से, मेल पेरेंट से, दूसरा जोड़ा फीमेल पेरेंट से अगर आता है तो संतान में तो फिर 2 पेयर हो गया। 2 पेयर हो गया मतलब संख्या में 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया तो उनके संतान में और ज़्यादा हो सकता है, जो कि संभव नहीं है। कहने का मतलब मनुष्य में यदि 23 पेयर गुणसूत्र है तो 23 पेयर गुणसूत्र ही उनके संतान में होगा। क्यों होगा? 23 पेयर में से आधा पेयर माता से, आधा पेयर पिता से आता है, इसलिए कारक क्या हो जाता है? पृथक्कृत हो जाता है, अलग अलग होकर आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करता है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम में मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जितना एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल ने उसमें से जब हम एक जोड़ी क्या बोलते हैं उसको, विपर्यायी लक्षण होता है। मैंने इससे पहले वीडियो में विपर्यायी लक्षण के बारे में चर्चा किया था। मेंडल ने 7 विपर्यायी लक्षण की खोज की थी। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट्स के बारे में मैंने चर्चा किया था, जो मेंडल के अनुसार बताए गए हैं। उसमें से जब कभी हम एक ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का हाइब्रिडाइजेशन का अध्ययन करें तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। मतलब 1 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के मध्य अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कराएं तो वो एक संकरी क्रॉस होता है। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया था, उदाहरण के लिए देखते हैं कि मेंडल ने क्या किया था। एक संकर क्रॉस कराने के लिए बड़े गौर से देखेंगे आप लोग इसको। ठीक है, मेंडल ने एक लंबे पौधे का संकरण, ठीक है, मान लो लंबे पौधे को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करें, ध्यान से देखेंगे, लंबे पौधे को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि अभी भी हमने कहा कि कारक हमेशा जोड़े में रहते हैं तो इसका प्रतिनिधित्व करता हो गया डबल कैपिटल टी। ठीक है, मान लो इसको हम मानते हैं डबल कैपिटल टी को, मैं यहाँ पर एक ऐसा साइन बना रहा हूँ। ठीक है, मैं थ्योरी ज़्यादा शब्द का प्रयोग ना करके मैं यहाँ पर एक साइन बनाता हूँ। मान लो हम इसको माने मेल। ठीक है, तो इसका संकरण मेंडल ने किसके साथ में कराया? अप्रभावी के साथ। अप्रभावी मतलब बौने के साथ, ये बौने, स्मॉल डबल टी। ठीक है, ये जो डबल कैपिटल टी है ये मेल हो गया। अब इसका मैं एक साइन बना रहा हूँ, ये देखिए, ये प्लस। ठीक है, ये फीमेल। एक साथ आप समझ लीजिए, ये दोनों क्या हो गए? पेरेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पेरेंट्स कहलाएंगे। आपको थ्योरी में लिखना है कि एक जोड़ी विपर्यायी लक्षण के मध्य होने वाले प्रसंस्करण को संकरण को एक संकरी संकरण कहते हैं। इसमें मेंडल ने मटर में अनेक एक संकर प्रयोग किए थे। इसमें से हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं उदाहरण के तौर पर, जो एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। लंबे पौधे और बौने पौधे जो कि मटर के ही हैं के बीच जब क्रॉस कराया जाता है, क्या कराया जाता है? क्रॉस कराया जाता है। एक हो गया शुद्ध लंबे पौधे, इसका नाम हम लिख सकते हैं प्योर। मैंने आपको जो 7 कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर जो बताया था उसमें जो लेंथ वाले मिलते हैं, जो लंबे पौधे के रूप में मिलते हैं, मैंने उसमें नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा नंबर में मैंने बताया था। मैंने जो 7 लक्षण बताया था उसमें से एक कैरेक्टर ये भी था जिसमें पौधे का लंबापन और बौनापन का कैरेक्टर मैंने बताया था, जिसमें से लंबापन का जो कैरेक्टर होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है, बौनापन का जो कैरेक्टर होता है वो अप्रभावी होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो। पौधे की लंबाई, लेंथ, आप प्लांट के बारे में बात करेंगे, प्योर लेंथ वाले। ठीक है, प्योर लेंथ वाले। और ये होता है प्योर ड्वार्फ बौने। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये दोनों गैमेट एक समान दिखाई दे रहे हैं तो ये प्योर हो गया, ये अपने आप में प्योर है। ये प्योर लेंथ लंबे पौधे और ये बौने पौधे। टाल, इसको हम दूसरा नाम देते हैं टी फॉर टाल, ऐसा समझिए इसको। ड्वार्फ, ठीक है, ड्वार्फ, स्मॉल टी ड्वार्फ। ये हो गया प्रभावी, ये हो गया अप्रभावी। ठीक है, इसमें से एक शुद्ध लंबा पौधा, एक बौना पौधा है। ठीक है, इनको इस जीनोटाइप के द्वारा दर्शाया जाता है। कैपिटल टी को, कैपिटल टाल को कैपिटल डबल टी से और ड्वार्फ को डबल स्मॉल टी से दर्शाया गया है। ठीक है, इनके अनुसार इन पेरेंट्स सेल से अर्धसूत्र विभाजन के द्वारा, मियोसिस डिवीजन के द्वारा, चूंकि जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्र विभाजन होता है तो उसके द्वारा यहाँ पर एक गैमेट प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब इन जनक से 2 प्रकार के जीनोटाइप वाले युग्मक प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी और एक होता है स्मॉल टी वाले जनक।
ठीक है, गैमेट प्राप्त होते हैं। ये क्या हो गया, गैमेट। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में जब पूछा जाएगा, ये गैमेट से हुआ। क्लियर है। दोनों के बीच अब हम यहाँ पर कराते हैं संकरण कराते हैं। क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं। जब दोनों के बीच हम संकरण कराते हैं तो हमें मिलता है कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलता है। क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है। ये जो प्राप्त हुआ है ये इन जनक का ये संतान हुआ, तो ये हो गया F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। ठीक है, आपने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि हमने एक जोड़ी भी पर्याय लक्षण का संकरण कराया तो हमें गैमेट के रूप में प्राप्त होता है कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है, अर्थात एक एक कारक हमको प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, एक एक जीन हमको प्राप्त हो रहा है, दोनों जीन का कॉन्जुगेशन संयुग्मन होता है और कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार का जाइगोट का निर्माण होता है निषेचन के पश्चात। ये जो जाइगोट होता है ये फर्स्ट फीलिल जनरेशन और F1 जनरेशन कहलाता है, F1 पीढ़ी कहलाता है, प्रथम पीढ़ी कहलाता है। सभी पौधों में जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है जो लंबे लक्षण प्रारूप वाले पौधे होते हैं। ठीक है, कैसे वाले पौधे होते हैं, इसमें लंबेपन का गुण होता है। कैपिटल टी मतलब एक लंबेपन। आपने उस 7 कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर में मैंने बताया था कि कैपिटल वाला जो होता है वो प्रभावी होता है, मतलब लंबे पौधे बौनेपन पर ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, तो ये जो लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, इन लंबे पौधे जो प्राप्त हुए हैं इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि प्रथम पीढ़ी में, अब ध्यान से देखिए, प्रथम पीढ़ी में आपको केवल प्रभावी पौधा ही दिखाई दे रहा है। मतलब इसको देखो लंबा पौधे का ही गुण इसमें दिखाई दे रहा है। तो आप चूंकि फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं, एक जिनी वंशागतिकी पढ़ रहे हैं, एक जिन की वंशागतिकी संतान में आने को पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर इस स्थिति में कैपिटल टी स्मॉल टी जीन से युक्त एक जाइगोट का निर्माण हो रहा है, अर्थात सभी पौधे का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है जो लंबेपन का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर इसको हम संकर कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे। ठीक है, हाइब्रिड टाल कहेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो प्रभावी, मैंने कहा था फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। तो इसमें प्रभाविता का नियम कैसे लागू हो रहा है, देखिए, जो प्रभावी है वो अपने आप को प्रदर्शित कर पा रहा है, डिस्प्ले कर पा रहा है, जो प्रभावी नहीं है वो अपने आप को डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है। F1 पीढ़ी में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी केवल प्रभावी का गुण दिख रहा है, इसलिए लंबा हो रहा है। ठीक है, यदि हम द्वितीय पीढ़ी के लिए इसमें परपरागण होने दें, आप सेल्फ पॉलिनेशन कराएं द्वितीय पीढ़ी के लिए। ठीक है, मान लो इसी गैमेट युक्त, इसी जीन युक्त पौधे से हम नए गैमेट प्राप्त करें तो कैसे प्राप्त करेंगे। ये जो कैपिटल टी है, ठीक है, इसको हम एक क्या माने, एक पेरेंट माने। ठीक है, कौन सा पेरेंट मानते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, इसको मानते हैं मेल और इसी पेरेंट का दूसरा प्रतिरूप लेते हैं, इसको मानेंगे हम फीमेल। अब ये यहाँ के लिए हो गया पेरेंट्स, ये पेरेंट्स का काम कर रहा है, समझ लीजिए दूसरी पीढ़ी के लिए। सिर्फ कौन सा पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, याद रखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। क्लियर है, जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो यहाँ से 2 गैमेट हमको प्राप्त होते हैं, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। यहाँ पर भी 2 गैमेट प्राप्त होंगे, कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ठीक है, ये दोनों क्या है, गैमेट्स है। दोनों क्या हुआ है, गैमेट्स हुए। ठीक है, अब आपको 2 जीन इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब दोनों जीन में से ध्यान से देखने पे आपको ये समझ में आएगा कि दोनों जीन का संकरण या क्रॉस कैसे होगा। ठीक है, तो आप ऐसे देखिए, कैपिटल टी का कैपिटल टी से तो डबल कैपिटल टी आया। ठीक है, अब इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से करा देता हूँ मैं यहाँ पर, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। अब देखिए ध्यान से, इस स्मॉल टी का संकरण हम कराते हैं इस कैपिटल से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और फिर इसी स्मॉल टी का संकरण मैं कराता हूँ इस स्मॉल टी से, स्मॉल टी आया। अब ध्यान से देखने पे आपको समझ में आ रहा होगा, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, बाकी ये जो 2 है ये सेम दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया अपने आप में 1, ये अपने आप में 1 और ये हो गया 1, लेकिन ये 1 और 1 जुड़कर यहाँ पर हो जाता है 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेशियो प्राप्त हो रहा होगा, आपको देखने में समझ में आ रहा होगा, ये कंप्लीटली टाल है। ठीक है, ये कैसा है, ये टाल है, ये भी टाल है, जान लीजिए। ठीक है, और ये क्या है, ड्वार्फ है।
कैसा है, ड्वार्फ है। तो सेकंड पीढ़ी में हमको F2 जनरेशन में हमको क्या प्राप्त हो रहा है, एक लंबे पौधे जो शुद्ध लंबे हैं, एक शुद्ध बौने पौधे, और जो दो पौधे एक समान दिखाई दे रहे हैं ये है संकर लंबे पौधे, हाइब्रिड लेंथ वाले पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसका फिनोटाइप वेरिएशन क्या होता है। देखिए ये कैपिटल टी दोनों क्या है, डोमिनेंट है, प्रभावी है। तो ये कैपिटल टी वाले कितने हो गए, 1 2 और 3। तो 1 2 और 3 तीनों मिले, ये 1 और ये 2 मिलकर यहाँ पर क्या बना लिया, 3 बना लिया, और यहाँ पर एक सिंगल हो गया। अर्थात अगर जीनोटाइप की बात करें, हम लोग जीनोटाइप की बात करते हैं तो इस जीनोटाइप क्या मिले, जीनोटाइप मतलब जीन अलग अलग होना चाहिए, 1 और 1 1 2 और 1। तो जीनोटाइप 1:2:1 प्राप्त हुआ। और ठीक वैसे ही अगर फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप का मतलब होता है, फिनोटाइप का मतलब होता है समलक्षणी, लगभग एक समान दिखने वाला। तो एक समान, ये इस लंबे के समान ये भी लंबा है, तो 2 और 1 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 3:1। तो ये हो गया जीनोटाइप और फिनोटाइप। आपको मिल रहा है ये प्रभाविता के नियम में। आपको कंप्लीटली यहाँ पर देखने से समझ में आ रहा है कि F1 पीढ़ी से सभी पौधे में 2 में से एक ही जनक या लंबेपन का प्रभाव दिखाई देता है। मेंडल ने देखा कि जो लक्षण अपने आप को दिखाने में सक्षम होता है, बताया था मेंडल ने कि जो लक्षण अपने आप को दिखाने में सक्षम होता है वो प्रभावी कहलाता है, जो दिखाने में असफल होता है वो अप्रभावी कहलाएगा। तो यहाँ पर अपने गुण की अभिव्यक्ति कौन कर रहा है ज़्यादा, प्रभावी, और दूसरा अप्रभावी। तो जो अपने गुण को दिखा पाया प्रथम पीढ़ी में वो प्रभावी हुआ। ठीक है, यहाँ पर मैं कैपिटल टी के लिए यहाँ पर एक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, डोमिनेंट मतलब प्रभावी। स्मॉल टी के लिए मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, एक लेटर प्रयोग कर रहा हूँ, रेसेसिव मीन्स होता है अप्रभावी। ध्यान रखना, ये डोमिनेंट मीन्स प्रभावी यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और ये अप्रभावी। आप समझ गए होंगे कि कौन सा प्रभावी है और कौन सा अप्रभावी है। समझ में, आपको सेकेंड जनरेशन में आने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था इसलिए मैंने पूरा बताया। अगर द्वितीय पीढ़ी में अगर संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो आपको क्या जीनोटाइप और फिनोटाइपिक मिलता है। एग्जाम में इस प्रकार के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बड़ी बारीकी से इसको तैयार कर लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना इसको। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या इसी को हम लोग कहते हैं एक जीनी वंशागति की। वीडियो अगर आपने ध्यान से देखे हैं, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।